क्या हाल चाल है 11th क्लास वालों? बढ़िया है, एकदम मस्त। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? रदरफोर्ड, हाँ केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 11th क्लास की। अभी तो 11th का ही तो पढ़ रहे थे ना, किसी और क्लास का तो पढ़ नहीं रहे थे। अच्छा, उसके बाद उस केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का यानी अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ले लेना, उधर कर देना, लो आ दे दो उसको। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो। चलो देखो तो क्या पढ़ रहे? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल यानी अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अपने दो विद्यार्थियों के साथ प्रयोग किया, दो विद्यार्थियों के साथ प्रयोग किया, और उस प्रयोग में उन्होंने परमाणु मॉडल की विस्तृत व्याख्या करी कि परमाणु सौरमंडल की तरह गोलाकार होता है। परमाणु के दो भाग होते हैं, पहला न्यूक्लियस भाग यानी अंतः भाग जिसको न्यूक्लियर पार्ट बोला गया, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको बाह्य भाग बोला गया। क्लियर है ना? जो नाभिक से बाहर था, जो नाभिक के अंदर था। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, धनावेश भी नाभिक में ही होता है, धनावेश भी। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु का बहुत सारा भाग खाली होता है। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सोने की पतली पत्थर ली थी, उस पर अल्फ़ा कणों का बमबारी कराया, अल्फ़ा कणों का बमबारी कराया। उस बमबारी में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत सारी अल्फ़ा कणें क्या कर रही हैं? परमाणु को पार करके, सोने की पतली पत्थर को पार कर बाहर निकल जा रही हैं। कुछ अल्फ़ा कण अपने पथ से विचलित हो जा रही हैं, अपने पथ से विचलित हो जा रही हैं, और लगभग 20,000 में से एक अल्फ़ा कण 180 डिग्री के कोण पे यू टर्न लेकर वापस आ जा रही है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए थे और आगे बढ़े थे। तो परमाणु के दो भागों में एक भाग न्यूक्लियर पार्ट के बारे में भी पढ़ लिए थे। जो नाभिकीय भाग था उसकी भी जानकारी हम लोग ले लिए थे ना। जैसे आप पीछे देख सकते हो भाई, नाभिकीय भाग के बारे में जानकारी, यानी सौरमंडल के तरह गोलाकार होता है, इसके दो भाग होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु सौरमंडल की तरह गोलाकार होता है। इसके कितने भाग होते हैं भाई? दो भाग। कितने भाग होते हैं? दो भाग। अब देखोगे मेरे बाबू, पहला क्या होता है भाई? नाभिकीय भाग, न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा क्या होता है? बाह्य नाभिकीय भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी नाभिकीय भाग परमाणु का केंद्र बिंदु सूक्ष्म होता है, भारी होता है तथा धनावेशित होता है। यहीं परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। ये बात भी पढ़ लिए थे। उसके बाद से हमने क्या कहा भाई कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, अर्थात बहुत छोटा होता है। क्लियर है ना? और नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम अर्थात नगण्य होता है, बहुत कम अर्थात नगण्य होता है। ये भी बात हम लोग पढ़ चुके थे ना। आगे बढ़े तो फिर मिला हम लोगों को, क्या मिला कि वॉल्यूम ऑफ एटम मिला और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मिला। उसके बाद हम लोग बढ़े तो नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या अर्थात न्यूक्लियॉन्स के क्यूब रूट के समानुपाती होती है। जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या को अगर r मान लें तो यह प्रोपोर्शनल होती है a⁻1/3 मीटर के। क्लियर है ना? अब प्रोपोर्शनल को का साइन हटाए तो r बराबर मिला, क्या मिल गया हमको भाई? r0 × a⁻1/3। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट को किससे डिनोट करते हैं भाई? 1/3 से। अब देखो भाई, r0 का मान यह कांस्टेंट था और इसका मान क्या था? 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर था। क्लियर है ना? ये भी बात हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा। हम लोग जब आगे बढ़े थे तो हमको क्या मिला था भाई? नाभिक का घनत्व मिला था, और नाभिक के घनत्व से कुछ बात निकाले थे, mn का मान। mn का मान क्या है भाई? mn, इसको क्या कहते हैं भाई? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का द्रव्यमान। इसको क्या कहेंगे भाई? नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का
द्रव्यमान। और इस उधर बोले थे भाई HW में आप नाभिक का द्रव्यमान निकालोगे, नाभिक का HW में आपको करके आना है। उम्मीद करते हैं आप लोग कर चुके होंगे। इतनी सारी जानकारी हम लोग ले चुके थे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? बाह्य नाभिकीय भाग, बाह्य नाभिकीय भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो देखते हैं भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है। बाह्य नाभिकीय भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब कहता है नाभिक से बाहर, नाभिक से बाहर। इधर जो बना है इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और फिर समझा के बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखोगे भाई बाह्य नाभिकीय भाग कहता क्या है कि नाभिक होता है, एक नाभिक होता है। पहले तो एक नाभिक बना लो भाई, क्या बना लो? नाभिक बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओगे भाई? नाभिक बनाओगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने बना डाला भाई, नाभिक बना दिया। हाँ ठीक है, आ रहे हैं भाई। एक नाभिक हो गया, क्लियर है ना। और दूसरा चीज़ देखोगे मेरे बाबू कि नाभिक के बाद की भागें हम लोग करते हैं। तो इधर हम लोग चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं भाई? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये क्या है भाई? ऑर्बिट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो नाभिक के चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट कहते हैं। तो देखो नाभिक में क्या होता है? N+P होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को आप क्या कहते हो भाई? नाभिक कहते हो। जैसे में थोड़ा सा आप देखोगे कि मेरी बातें थोड़ी सी आगे बढ़ी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? N+P को, N+P को क्या कहते हैं भाई? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाभिक, यानी न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं भाई? नाभिक कहते हैं। लेकिन इस नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं भाई? ऋणावेशित कण होते हैं। कितने हो गए? 5, 6, 7 और 8 ऋणावेशित कण होते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण होते हैं। इन जिस पथ पर ये ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं, जिस पथ पर ये ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। यानी इस भाग को हम लोगों को क्या कह लेना है भाई? यानी ए जो पार्ट दिख रहा है और फिर ए जो पार्ट दिख रहा है, ये दोनों पार्ट यानी जिस वृत्ताकार पथ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑर्बिट। या इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं? सेल। ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कक्ष, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कक्षा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ऑर्बिटल भी कुछ लोग कह लेते हैं। तो ऑर्बिटल में ये नहीं होगा भाई, ये ध्यान रखना। ऑर्बिटल को कक्षक कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानकारी आगे लेंगे, ठीक है। चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ऑर्बिटल के बारे में जानकारी ली जाएगी। क्लियर है? अब देखो तो पहला चीज़ कि नाभिक के चारों ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन घिरा रहता है जो नाभिक के चार्ज को बैलेंस करता है, नाभिक के चार्ज को। तो अभी आप इसके पीछे वाले पार्ट में पढ़ कर आए थे कि नाभिक होता क्या है? धनावेशित होता है ना। ये नाभिक है भाई, तो नाभिक धनावेशित होगा। कैसा आवेश होगा इस पर? धनावेश होगा। कैसा आवेश होगा? धनावेश, यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भाई? निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ये करता क्या है भाई? तो नाभिक के चार्ज को बैलेंस करता है। यानी जितना नाभिक में आवेश है उसको संतुलन बनाने के लिए कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, जो नाभिक से बाहर होता है। नाभिक से, इतनी बात समझ में आ रही है ना। दूसरा चीज़ कि जिस वृत्ताकार पथ पर, इस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमता है, उसको क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। यानी जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। क्लियर है ना? चलो इतना पहले नोट करोगे फटाक से, जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी नोट करो भाई। हो गया? वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलो आगे बढ़ें हम लोग। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब देखना सबसे बड़ी चीज़ कि अब कहता है भाई सी नंबर, इसका पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी
सी नंबर पॉइंट कह रहा है, ध्यान से देखोगे कि नाभिक के चारों ओर ग्रहों की भांति इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ग्रहों की भांति, उस इलेक्ट्रॉन को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रहीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्लेनेटरी को ग्रह कहते हैं, प्लेनेट को ग्रह, प्लेनेटरी को ग्रहीय। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ लो तो ग्रहीय इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर है ना? तो लिख दे भाई कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ग्रहों की भांति चक्कर, या नाभिक के चारों ओर ऐसे लिखो, ग्रहों की भांति घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर ग्रहों की भांति घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं भाई? प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन विच, इंग्लिश में लिख लेंगे, द इलेक्ट्रॉन विच रोटेट्स द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है ना? लाइक एज प्लेनेट कॉल्ड प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हो गया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, किसकी भांति? ग्रहों की भांति। सौर मंडल की तरह गोलाकार होता है, इन्होंने बताया था ना। तो सोलर सिस्टम आप देखे हैं, तो सोलर सिस्टम में एक केपलर ने बताया था कि सबसे पहले कि उसके फोकस पर सूर्य होता है। फोकस पर क्या होता है? सूर्य होता है। ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ग्रेविटेशन, फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको मिलेगा टॉपिक कि फोकस पे सूर्य होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल पथ पे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्लियर है ना? तो फोकस पे सन होता है, बाकी चारों तरफ ग्रह होते हैं, चारों तरफ ग्रह होते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। वैसे ही इन्होंने बताया कि परमाणु सौर मंडल की तरह होता है, बीच में नाभिक होता है जिसको सन की भांति माना जा सकता है, बाकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। थोड़ी सी गलती उन्होंने करी थी, लेकिन बाद में पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी फ़िलहाल ये बात हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। डी नंबर पॉइंट इनका कह रहा है कि परमाणु के नाभिकीय भाग द्वारा, परमाणु के नाभिकीय भाग द्वारा उसके द्रव्यमान की गणना की जाती है। यानी अभी पीछे में पढ़ कर आए थे कि नाभिक का संपूर्ण, एटम का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। तो अब कह रहा है कि परमाणु के नाभिकीय भाग द्वारा परमाणु के द्रव्यमान की गणना की जाती है, लेकिन बाह्य नाभिकीय भाग द्वारा उसके आयतन की गणना की जाती है, आयतन की व्याख्या की जाती है। तो अब ये भी बात लिख दो भाई कि परमाणु के नाभिकीय भाग द्वारा परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। लिखेंगे परमाणु के नाभिकीय भाग द्वारा, कौन से भाग द्वारा भाई? नाभिकीय भाग द्वारा परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं जबकि इसके बाह्य नाभिकीय भाग द्वारा, जबकि इसके बाह्य नाभिकीय भाग द्वारा, नाभिकीय भाग द्वारा परमाणु के आयतन की गणना की जाती है। परमाणु के आयतन का निर्धारण किया जाता है। आयतन का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? आयतन का। यानी क्या लिखेंगे भाई? द मास
द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस पार्ट एंड its nucleus part and the volume is determined by its extra nuclear part, extra nuclear part। क्लियर है। अब एक नोट आता है भाई कि नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ नाभिक था। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बाबू कि तुम फिगर में बनाकर आया क्या था कि यहाँ सबसे पहले किया क्या था, अरे नाभिक बना छोटा सा, थोड़ा सा ये नाभिक था, N प्लस P यहाँ था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन था। अब सुनोगे भाई कि इसके बाहर वाले जो वृत्ताकार कक्षाएं थी, इस बाहर वाले वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना। तो अब कहता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था उस इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या कार्य करता है भाई, एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यानी स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है जिस बल का नाम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाभिक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ नाभिक हो गया, इनके बीच कौन सा बल लग रहा है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसको भी नोट बना के लिख लेंगे इधर CD नंबर E नंबर पॉइंट कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, बल कहा जाता है। यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है। यानी क्या लिखेंगे भाई, द फोर्स वर्क्स बिटवीन, यानी सीधा सीधे क्या लिखेंगे भाई कि द अप्लाइड फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, द अप्लाइड फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिख लेंगे भाई द अप्लाइड फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले इसको लिखोगे तब देखेंगे हम लोग, ठीक है। लिख लिया, चलो वीडियो पॉज करो और फटाक से लिखो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज़। जल्दी से मेरे बाबू लोग फटाफट करियो। पॉइंट नंबर C, पॉइंट नंबर D, पॉइंट नंबर E हो गए। चलो अब देखो तो बाबू, अब करता क्या है यहाँ हम लोग कि हम लोगों ने अभी देखा कि बाह्य नाभिकीय भाग, अब बाह्य नाभिकीय भाग में हमने क्या देखा कि
कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन करता क्या है, तो पहले तो चक्कर लगाता है, दूसरा काम करता क्या है, नाभिक के आवेश को संतुलन बनाए रखता है। जो धनावेश है उसको कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बनाता है। क्या बनाता है? न्यूट्रल बनाता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा कि जिस वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या सेल कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है उसको प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी ग्रहीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा भाई कि घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फिर कह रहा है कि नाभिकीय भाग द्वारा, नाभिकीय भाग द्वारा उसके द्रव्यमान की गणना की जाती है। किसके द्रव्यमान की गणना की जाती है? परमाणु के द्रव्यमान की गणना की जाती है। नाभिकीय भाग द्वारा परमाणु के द्रव्यमान की गणना की जाती है और बाह्य नाभिकीय भाग द्वारा उसके आयतन का निर्धारण किया जाता है, यानी परमाणु के आयतन का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद हम लोग फिर देख रहे हैं यहाँ कि अब देखोगे बाबू कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कक्षाएं में उपस्थित होते हैं, उन कक्षाओं और नाभिक के बीच एक बल, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेरे बाबू कूलाम बल भी कहा जाता है। कौन बल कहा जाता है? कूलाम बल भी कहा जाता है। यानी कौन बल भाई? कूलाम बल। कौन बल? कूलाम बल। क्लियर है ना? यानी कूलाम बल को कूलाम्बिक फोर्स कहा जाता है। कौन फोर्स? कूलाम्बिक फोर्स कहा जाता है। इसका मान कितना होता है भाई? तो K इलेक्ट्रॉन के बीच तो Q, नाभिक के बीच तो Q, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, अपॉन इनके बीच की दूरी R स्क्वायर, यानी K Q1 Q2 यानी K Q प्लस Q माइनस अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? ये रहा भाई रदरफोर्ड के परमाणु मंडल का कुछ पार्ट। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने मास नंबर को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? मास नंबर को, यानी द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन किया। तो परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं। तो इनके बारे में अब जानकारी हम लोग ले लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फटाक से देखो, कुछ बात छुट्टी हो तो ले लो, जल्दी करो भाई। चलो बाबू लोग, हो गया इतना। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोटॉन नंबर। क्या पढ़ना है? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर को सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत किया भाई? मोज़ले ने। कौन प्रस्तुत किया? मोज़ले ने। देखोगे भाई, प्रोटॉन नंबर संख्या या परमाणु संख्या, यानी 1913 ईस्वी में सबसे पहले मोज़ले ने प्रस्तुत किया। यानी इन 1913 AD फर्स्टली मोज़ले प्रपोज्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, यानी सबसे पहले इसको कौन प्रस्तुत किया था भाई? मोज़ले ने। तो लिखा भी गया है कि प्रोटॉन संख्या को सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोज़ले ने प्रस्तुत किया। क्लियर है ना जी? कहाँ पे? एटॉमिक, अच्छा एटॉमिक नंबर होगा, हाँ आई एम सॉरी, मास नंबर लिखा गया है यहाँ। ये मास नंबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? एटॉमिक नंबर। आप लोग सुधार लेंगे। देखो एक बन्नी बोल रही है एटॉमिक नंबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखो, अब ब्रिटिश साइंटिस्ट मोज़ले फर्स्टली प्रपोज द एटॉमिक नंबर इन 1913 AD। क्लियर है? दूसरा बात कि ए वांडेन ब्रॉक ने भी 1913 ईस्वी में ही ए वांडेन ब्रॉक ने बताया। पुनः क्या किया भाई? मोज़ले की बातों को पढ़ के अध्ययन करके ए वांडेन ब्रॉक ने बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल इकाई धनावेश की संख्या को, कुल इकाई धनावेश की संख्या को उसका प्रोटॉन संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन संख्या कहा जाता है। अगेन इन 1913 AD अ वांडेन ब्रॉक स्टेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as its proton number, is known as its
प्रोटॉन नंबर। यानी लिखी गई है बात कि अगेन इन 1913 AD अ वांडेनब्रॉक स्टेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटॉन नंबर, इज नोन एज प्रोटॉन नंबर। क्लियर है ना। यानी 1913 ईस्वी में फिर ए वांडेनब्रॉक ने क्या बता दिया कि नाभिक है, नाभिक में जितना इकाई धनावेश है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज को आप क्या कह लोगे, प्रोटॉन संख्या कह लोगे। क्या कह लोगे, प्रोटॉन संख्या कह लोगे। अब तो बात समझ में आ रहा है। अब देखो परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। फिर आगे जब बढ़े तो जेम्स चैडविक ने 1930 ईस्वी में, जेम्स चैडविक के अनुसार ये कब की बात है भाई, 1930 ईस्वी की। अभी खोज चल ही रहा है, सारी चीज़ें चल ही रही हैं। तो 1930 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बताया कि प्रोटॉन को ही उसका परमाणु संख्या कहा जाता है। जितना नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू जेम्स चैडविक, अकॉर्डिंग टू जेम्स चैडविक, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच प्रेजेंट इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस is known as its atomic number, is known as its atomic number. According to James Chadwick, the total number of proton present in its atomic nucleus is known as its atomic number. यानी कहने का अर्थ है कि बाबू देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the atomic nucleus is called its atomic number. अब ये तो जेम्स चैडविक ने भी बता दिया भाई। तो एक बात पता चल के आ गई, क्या पता चला भाई, कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। यानी प्रोटॉन को अगर P से डिनोट करें, परमाणु संख्या को Z से डिनोट करें तो P इक्वल Z हो गया, P इक्वल Z हो गया। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको लिखोगे, सारी बातें यही लिखी गई हैं जो हमने अभी क्या किया, मौखिक रूप से बताया। चलो वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया, आगे बढ़ा जाए फटाफट। देखोगे बाबू, अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें मिलकर आती हैं। क्या बातें हैं देखोगे फटाक से। देखो मेरे बाबू, सबसे बड़ी बात क्या है, तो हमने बताया कि परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या ध्यान से देखना, परमाणु संख्या किसके बराबर है भाई, तो प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के। यानी इधर देखने पर क्या मिला कि एटॉमिक नंबर मिला इक्वल टू क्या मिला, प्रोटॉन नंबर मिला। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर मिला, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर मिला। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई, जेड से, और प्रोटॉन नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई, पी से। प्रोटॉन नंबर किससे डिनोट होता है, पी से। और इसी को क्या कहते हैं भाई, प्रोटॉन को क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी इकाई धनावेश की संख्या, इकाई धनावेश की संख्या कहते हैं, की संख्या कहते हैं, इकाई धनावेश की संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बाबू लोग, बता दो फटाफट। यानी इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ें बात समझ में आ गई। अब ज़रा सोचो भाई कि यदि थोड़ा सा हैशटैग लगा दें, हम थोड़ा सा हैशटैग लगा दें और कहें कि यदि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, ये बात हम जानते हैं कि परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली, तो उस समय प्रोटॉन बराबर होगा न्यूट्रॉन के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के। तो यानी विद्युतः उदासीन, हम जानते हैं कि परमाणु एटम विद्युतः उदासीन होता है, विद्युतः उदासीन होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। चलो भाई, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, यानी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली कलीन न्यूट्रल होता है, तो आप देखोगे भाई, इसलिए क्या मिलेगा कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। अब सुनोगे मेरे बाबू,
फटाक से एगो बात सुनने को मिला यहाँ, सुनने को भी देखने को। जेड को क्या कहोगे? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। इसको क्या कहोगे भाई? प्रोटॉन संख्या। क्या कहोगे? प्रोटॉन संख्या। इक्वल टू, इसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन संख्या। क्या कहोगे भाई? इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या कहोगे कि नहीं कहोगे? यानी एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया बाबू? एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना हो गया। अब देखो जेड है क्या? तो भाई कहता है कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसी तत्व का मौलिक गुण होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है, जिससे उसकी पहचान की जाती है। परमाणु संख्या किसी तत्व का मौलिक गुण होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। परमाणु संख्या पर ही उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो इन बातों को भी लिख लेते हैं। चलो फटाक से इसको लिख लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया पॉज? आगे बढ़ा जाए? नोट हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला पॉइंट देखोगे क्या मिलता है कि परमाणु संख्या किसी तत्व के लिए उसका मौलिक कण होता है। बस 2 पॉइंट देखेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसी तत्व के लिए, किसी तत्व के लिए उसका मौलिक कण होता है, उसका मौलिक कण होता है जिससे उस तत्व की पहचान की जाती है, जिससे उस तत्व की पहचान की जाती है। परमाणु संख्या किसी तत्व का मौलिक कण होता है जिससे उस तत्व की पहचान की जाती है। यानी एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, of an element by which the identify that element, by which identify that element। चलो भाई अगला पॉइंट हमने क्या बताया भाई? अगला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हो भाई? जेड से। जेड एक जर्मन वर्ड है जिसको कहाँ से लिया गया? जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है जेहलन। जेहलन का मतलब टू काउंटिंग यानी गिनती करना। क्या करना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखेंगे भाई परमाणु संख्या पर ही, परमाणु संख्या पर ही किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। कौन सा गुण भाई? रासायनिक, रासायनिक नहीं, रासायनिक गुण निर्भर करता है, गुण निर्भर करता है। परमाणु संख्या पर ही किसी तत्व का कौन सा गुण निर्भर करता है? रासायनिक गुण। यानी द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज depends on its atomic number, on its atomic number। अब नोट में देखोगे भाई, नोट में कि जेड का मतलब क्या होता है भाई? यानी जेड परमाणु संख्या जर्मन वर्ड जेड से बना है। यानी जेड जर्मन संख्या, कौन संख्या भाई? जर्मन संख्या जेहल से लिया गया है, जेहल से लिया गया है। जर्मन वर्ड, जर्मन संख्या को जर्मन शब्द लिख लेते हैं, जर्मन शब्द जेहल से लिया गया है। अब जेड का मतलब जेहल होता है,
जेड का मतलब जेहल, जेहल का मतलब होता है टू काउंट यानी गिनती करना। क्लियर है ना, गिनती करना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है पक्का? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो जैसे गिनती करने का मतलब क्या हो गया कि तत्व को लेंगे तो 1 2 हीलियम के लिए, उसके बाद से लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, बोरॉन के लिए 5, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, फ्लोरीन के लिए 9, नियॉन के लिए 10। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई? गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? अब देखोगे मेरे बाबू, थोड़ा सा जल्दी से इसको नोट कर लो फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाक से नोट कर लो। हो गया नोट? आगे बढ़ें हम लोग फटाफट। क्लियर? अब देखेंगे थोड़ा सा जल्दी से फटाफट हम लोग कि कुछ बातें होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, उनको देख लेते हैं। चलो आगे बढ़े ना हम। नोट कर लिए हो? नोट कर लो भाई। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं तो स्पेशल नोट आता है। देखोगे मेरे बाबू स्पेशल नोट, देखो यहाँ ध्यान से, सबसे पहले स्पेशल नोट आता है। सबसे पहले कि फॉर केटायन, किसके लिए आता है भाई? पहला पॉइंट किसके लिए आता है? फॉर केटायन। केटायन को कहते हैं धनायन के लिए, धनायन के लिए। आज जब धनायन आएगा तो ज़रा ध्यान देना मेरे भाई, धनायन आएगा तो जेड बराबर प्रोटॉन पढ़ के आए हैं, लेकिन धनायन में होता क्या है? धनायन में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। धनायन में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। तो देखोगे बाबू सबसे पहले कि जेड बराबर पी तुम पढ़ कर आए हो, जेड बराबर पी पढ़ कर आए हो, ये तो हो गया। लेकिन बात धनायन की है, बात धनायन की है। तो प्रोटॉन की संख्या किससे अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या किससे अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या किससे अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। थोड़ा सा देखिए ना, एक आदमी का कॉल आ रहा है बार बार। अब देखिए भाई, तो यहाँ लेकिन जब हम धनायन की बात करते हैं तो प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है ना। पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ कर आए हैं? धनावेशित कण होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। यानी इसको क्या कहेंगे भाई? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहेंगे ना, चार्ज पार्टिकल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे भाई? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो ए अधिक होगा, प्रोटॉन अधिक होगा। किससे अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन से। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे? तो P माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, P माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दोगे किससे भाई? तो प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या में से घटाओगे धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या। एक बात मिलकर चलाया कि यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो क्या करोगे? प्रोटॉन की संख्या माइनस पॉजिटिव चार्ज, यानी E बराबर क्या हो जाएगा? तो P माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरी चीज़ देख लो भाई, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे ये चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। तो दूसरी चीज़ फटाक से देखना, इधर साइड में देखना, फॉर एनायन, फॉर एनायन हैशटैग लगा के, फॉर एनायन यानी ऋणायन के लिए, ऋणायन के लिए। आज जब ऋणायन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऋणायन होगा इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, प्रोटॉन की संख्या कम होगी। तो यानी E इज़ ग्रेटर देन होगा ना, यानी E बड़ा होगा किससे? P से। ये बात समझ गया? यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, E की संख्या अधिक है। किससे अधिक है भाई? किससे अधिक है?
ई की संख्या किससे अधिक है? प्रोटॉन की संख्या से। किसकी संख्या से भाई? प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या से। पहली बात हो गई भाई कि नहीं हुई? अब देख लो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसलिए नंबर ऑफ, अब यहाँ से निकालना होगा, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो क्या करोगे? प्रोटॉन की संख्या में नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज जोड़ दोगे। निगेटिव चार्ज जोड़ दोगे, यानी देख लो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, ई की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी ऋणावेश की संख्या, ऋणावेश की संख्या को जोड़ दोगे, संख्या को जोड़ दोगे। इतनी बात पता चला? यानी E इक्वल टू P प्लस निगेटिव चार्ज हो गया। अब एक एग्जांपल द्वारा इसको समझ लेते हैं कि है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? जब धनायन आएगा तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, ऋणायन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। तो धनायन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आप प्रोटॉन की संख्या में से पॉजिटिव चार्ज को घटाओगे, और ऋणायन की स्थिति में प्रोटॉन की संख्या में निगेटिव चार्ज को जोड़ दोगे, निगेटिव चार्ज को जोड़ दोगे। इतनी ही बात की है मैंने। चलो वीडियो पॉज करो, फटाक से नोट करो, जल्दी से हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक बात देखने को मिला, क्या मिला भाई? फटाक से देखो। तो अब एग्जाम्पल देख लो भाई। यहाँ एग्जाम्पल बात किया मैंने कि Na है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या कहोगे भाई? Z कहोगे, यानी प्रोटॉन एक परमाणु संख्या है। तो इधर हो गया Z बराबर P बराबर कितना हो गया भाई? 11, यानी AZ है ना, क्या है भाई? Z है। यानी देख लो, यानी सबसे पहले X कोई एटम हो जाए, यहाँ Z हो जाए, यहाँ A हो जाए। तो Z को क्या कहोगे? परमाणु संख्या। क्या कहोगे? परमाणु संख्या कहोगे। और A को क्या कहोगे? द्रव्यमान संख्या। क्या कहोगे? द्रव्यमान संख्या। क्या कहोगे भाई? द्रव्यमान संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो, तो यानी Z बराबर P बराबर इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको क्या पढ़ाया गया कि P माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या 11 है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई? इस पर कितना धनावेश है? यानी धनावेश कितना है भाई? धनावेश कितना है भाई? 1 है ना। तो 11 माइनस क्या करोगे? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या चल रही, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी आ गई? 10। यानी 21 की संख्या भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। नहीं समझे? समझ गया? उसी तरह से अगर बात एग्जाम्पल नंबर पहले की, दूसरे की मैं बात कर लूँ कि Mg+2 चार्ज हो गया, तो और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो अब इसमें देखोगे मेरे भाई कि यानी Z बराबर P बराबर कितना हो गया? 12। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? P माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई? 2 है ना। धनावेश कई को है? कितना है भाई? 2। तो 12 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो E बराबर कितना हो गया? नहीं समझे? तो कुछ इसी तरह से निगेटिव चार्ज में जोड़ दोगे, निगेटिव चार्ज में जोड़ दोगे ना। तो कुछ क्वेश्चन ले लो भाई। क्या क्वेश्चन ले लो? क्वेश्चन ले लो कि निम्न में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लो भाई, HW में करना है घर में कि निम्न प्रोटॉन कमा इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु संख्या की गणना करें। Z की गणना करें। चलोगे भाई, देखोगे फटाफट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो गया कि Fe 26 हो गया +3। दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई Ca2 प्लस हो गया 20। तीसरा क्वेश्चन देखोगे Cl माइनस हो गया 17। चौथा क्वेश्चन देखोगे मेरे बाबू कि ऑक्सीजन 8 हो गया -2 हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखोगे भाई
सबसे पहले कि n 7 हो गया -3 हो गया। छठा क्वेश्चन देखोगे भाई, अब क्रोमियम 24 हो गया +2 हो गया। सातवां क्वेश्चन देखोगे भाई कि पोटेशियम प्लस हो गया 19 हो गया। आठवां क्वेश्चन देख लोगे मेरे भैया लोग, कुछ भी देखो जो मर्जी वो कर लो भाई। Li प्लस 1 और 3 एटॉमिक नंबर, बस रहने देते हैं, समझने के लिए बहुत है, समझने के लिए बहुत है। कोई दिक्कत तो ये घर से कर लोगे, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, तो सबसे पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बाह्यनाभिकीय भाग पढ़ा और प्रोटॉन संख्या पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रोटॉन संख्या, AIC को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले क्लास में हम लोग द्रव्यमान संख्या पढ़ेंगे, मास नंबर क्या होता है। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। चलो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए।